राम राम साह, जय जवान जय श्री किसान। आज मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और मेरी किसान ज्ञान यात्रा के रूप में टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप पहुँची है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद जी बजाड़ साहब, जो भारत सरकार के नीति आयोग में स्थायी सदस्य हैं और आप नीति आयोग में 2015 से हैं। वैसे यहाँ पर आप 1996 से दिल्ली में कृषि जो नीतियां हैं उनके नवनिर्माण और विकास में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ बातचीत करने का प्रोग्राम बनाया। आपका स्वागत है जी। और दिल्ली में हम नीति आयोग के स्थायी सदस्य के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद जी बजाड़ के यहाँ पर आने के लिए मेरे साथ में विशेष रूप से श्री शिवकरण जी जानू हैं, जो गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन हैं और सामुदायिक एकता, सामूहिक व्यापार और सेवा और ईमानदारी के एक पर्याय हैं झुंझुनू की धरती से। विशेष रूप से भीलवाड़ा से हैं श्री नंदलाल जी गुजर, जो पथिक ज्योति समाचार पत्र के संपादक हैं और मेरे पत्रकार साथी हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम बजाड़ साहब तक पहुँचे हैं, जिनके साथ बहुत सारी कृषि को लेकर विशेष हैं। सर, बेसिकली पहला सवाल ये है कि किसान अन्नदाता, जिसको सरकार की प्राथमिकता भी रहती है कि उसकी खुशहाली और समृद्धि के लिए, तो किस तरीके से सरकार की योजनाएं आप बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नीति आयोग के माध्यम से एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के नाते आप काम कर रहे हैं, तो देश के किसान अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए किस तरीके से नीति निर्माण हो रहा है? जी जी, इसके लिए 4-5 एरिया हैं जिस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहता है जी। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे किसान हैं उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, उनको जो भी कृषि में अनुसंधान होते हैं उनको उनका फ़ायदा मिले। अब दूसरा ये है कि उनको उसका फ़ायदा तब मिलेगा यदि उनको जो उन्नत किस्मों के बीज हैं वो उनको सही दरों पे मिलें, अच्छी क्वालिटी के इनपुट उनको मिलें, उनको कोई नई वैरायटी उसको कैसे ग्रो करना है, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, एक्सटेंशन के थ्रू उसको वो जानकारी मिले। तो ये पहला हो गया कि हमारे किसानों की जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनके इनकम की वृद्धि के लिए उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी जानी चाहिए जी। दूसरा ये है कि सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हैं, कृषि में निवेश होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा निवेश का मतलब है कि इरिगेशन में निवेश होना चाहिए। आप राजस्थान से हैं, अब यदि राजस्थान में कोई कनाल नई निकलेगी या वहाँ कोई पानी को संरक्षण करने के लिए अमृत सरोवर तरह की कोई चीज़ बनेगी, या वहाँ जो प्रोड्यूस किसान का है उसके लिए अच्छे भंडार बनेंगे, तो ये एक दूसरा एरिया है कि निवेश कृषि में अच्छा होना चाहिए, सरकारों की ओर से भी और प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी। अब प्राइवेट सेक्टर उसमें कैसे निवेश करे, उसके लिए कृषि में किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, स्टेट्स को रेगुलेशन कैसे रखने चाहिए, तो ये एक चीज़ है जिसकी ओर ध्यान दिया जाता है। और दो और प्रमुख चीज़ें हैं कि जब किसान ने कोई पैदावार किया उसको उसका वाजिब मूल्य मिले, उसके लिए सीधे तौर पर सरकार एमएसपी के थ्रू, प्रोक्योरमेंट के थ्रू एक इंटरवेंशन करती है, मार्केट्स को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए प्रयत्न करती है। तो डोमेस्टिक मार्केट में या विदेश की मंडियों में उनको अच्छा भाव मिले, तो वो उसको उसकी मार्केटिंग को कॉम्पिटिटिव बनाना, किसान के लिए अच्छी प्राइस मिले, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो ये ब्रॉड 3-4 क्षेत्र हैं जो ओवरऑल क्या क्या कदम उठाने चाहिए उनके लिए ध्यान में रखे जाते हैं। बिल्कुल सर, इसके साथ ही सर, अभी जो भारतीय कृषि व्यवस्था है उसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं, और कृषि का जो योगदान है वो भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? भारत को तो शुरू से ही हम कृषि प्रधान देश मानते रहे हैं।
लेकिन कृषि प्रधान देश होने का मतलब ये नहीं होता कि जो दूसरे सेक्टर हैं हम उनका विकास ना करें। जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, उनके पास अच्छी तालीम हो जाएगी, तो आप देखोगे कि वो कृषि से बाहर निकल के जहाँ ज़्यादा आय मिलती है वो उन क्षेत्रों में जाना चाहेंगे। तो एक स्टेज के बाद हम कृषि को इंटेग्रेट करने का कोशिश करते हैं दूसरे सेक्टर के साथ कि कृषि का भी विकास हो, दूसरे सेक्टर जो हैं उनका भी विकास हो। वो किसान और उनके परिवार के लिए भी ज़रूरी एक किस्म से हो जाता है। तो यदि हम इस वर्ष को देखें तो कृषि का योगदान जो देश की कुल आय जनरेट होती है उसमें लगभग कोई 18% है। लेकिन जहाँ तक कृषि में जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारी वर्क फोर्स है, वो लगभग 45-46% जो हमारे कर्मी हैं वो कृषि में काम करते हैं। उनका मुख्य प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन जो है वो कृषि है। तो तीसरा कृषि का महत्व, कृषि है तो जीवन है कृषि से हमें फूड मिलता है। तो वो जैसे हमारे देश में मैंने आपको बताया कि नेशनल इकॉनमी में 18% है, यूएसए में 1% है केवल। लेकिन एज ए फूड यूएसए में भी कृषि इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी इंडिया में इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, काम करने के लिए, वो सब। तो ये इस तरह से एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है कि आर्थिक दृष्टि से भी है, लाइवलीहुड की दृष्टि से भी है क्योंकि उसमें इतना बड़ा रोज़गार है, और न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है उसकी दृष्टि से भी है। तो और अब नए कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनकी ओर भी एक ध्यान धीरे धीरे हो रहा है। जैसे अब वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसमें भी ये जो चुनौतियां आ रही हैं, हम कृषि को कैसे मोल्ड करें ताकि इन चुनौतियों का हम सामना कर सकें। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी का इशू आ रहा है कि हमारा जो ज़मीन है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनका दोहन हो रहा है, वो कम हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन से भी हम कैसे निपटें, उसमें भी कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब उनके समाधान का चर्चा होता है तो उसमें भी कृषि एक प्रमुख रूप से आता है कि हम कृषि क्षेत्र में क्या करें ताकि पानी का सस्टेनेबल यूज हो सके, क्लाइमेट चेंज को अडेप्टेशन हो सके, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसको हम कम कर सकें। जी, तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर रमेश बजाड़ जी, जिन्होंने सारी चीज़ें विशेष रूप से कृषि को किस तरीके से लाभकारी बनाया जा सकता है, क्या इसकी उपयोगिता है, किस तरीके से सरकारें आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद।